नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाले 27 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी रीट भर्ती परीक्षा के पेपर करवाए हैं, उन सभी प्रीवियस पेपरों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो साथियों, इससे पहले हमने हिंदी के 11 प्रीवियस पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, और जिस भी साथी ने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारी 12वीं क्लास है हिंदी पेपर की, ठीक है। तो ये क्लास साथियों L1 और L2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के 30 प्रश्न दोनों लेवलों में पूछे जाते हैं। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। सहस्वर अभ्यास कराने के लिए साथियों सामूहिक जो वाचन है सबसे उपयुक्त साधन माना गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो लेकिन रीट भर्ती परीक्षा 2025 में जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ 5वां भी ऑप्शन उपलब्ध होगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र में साथियों, अगर 10 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न आपने छोड़ दिए, 150 प्रश्नों में से 150 जो प्रश्न हैं उनमें से 10 प्रश्न छोड़ दिए, तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। तो साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको पूरे 150 के 150 150 के 150 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए वो है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरी कक्षा से? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हमको बताना है। मौन वाचन की अगर बात करें तो मौन वाचन जो शुरू करना चाहिए साथियों, तीसरी कक्षा से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्राइन की, पिंटर की? तो दोस्तों, ये साइलेंट जो रीडिंग है, ये जो रचना है साथियों किसकी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राइन, ठीक है। ब्राइन महोदय की साइलेंट रीडिंग एक रचना है जो ब्राइन ने दी थी। साथियों, ऐसे प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेना, जो आप पर अब तक पहली बार देखे हैं, अब तक ये फिर कहीं पढ़े नहीं हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको उनको बताता रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगोफोन, टैप रिकॉर्डर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। श्रव्य साधन मतलब साधनों से संबंधित श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ये 3 प्रकार के साधन हैं। इनसे संबंधित हर बार साथियों आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रत्येक रीट भर्ती परीक्षा में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, जो रेडियो की सीमाओं को अगर बात करें, इनको जो दूर कर सकता है टैप रिकॉर्डर। और हमेशा साथियों श्रव्य दृश्य से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इनको आप कंप्लीट कर लेना। ये हमेशा जो सहायक सामग्री है उनसे संबंधित प्रश्न के रूप में या फिर उपकरण के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। लिंगवा फोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। सो साथियों, लिंगवा फोन की अगर हम बात करें तो जो साधन है, कैसा प्रकार का साधन है ये है साथियों श्रव्य, ठीक है। इससे केवल सुनाई देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्रव्य दृश्य की अगर बात करें तो साथियों ये वाला जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका साथियों उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक तो संगणक, ठीक है। संगणक तो बहुत बार पूछा गया कि संगणक जो है ये कौन सा साधन है। एक साथियों टेलीविज़न, टेलीविज़न और एक चलचित्र, चलचित्र। साथियों ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दृश्य श्रव्य के उदाहरण हैं। और एक है साथियों नाटक, ठीक है। इनके अलावा आपको कोई दृश्य श्रव्य का शायद उदाहरण नहीं मिलेगा। अब तक जो एग्जाम पूछे गए सभी ये हैं, आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। संगणक है, टीवी है, चलचित्र है, नाटक, दृश्य और श्रव्य साधन हैं जो ये हैं।
श्रव साधन साथियों जिनसे सुनाई देता है, दृश्य केवल उनको देख सकते हैं वो उपकरण होते हैं। और इनसे संबंधित प्रश्न हर बार रीट भर्ती परीक्षा का रिकॉर्ड रहा है साथियों, हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों ये जो क्लास है L1 और L2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पेपर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर बार प्रश्नों को उठाती है, जो कि त्यों भी उठा सकती है साथियों, या फिर उनसे संबंधित उनको जोड़कर कुछ ऐड करके उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। साथियों काफ़ी अच्छी लाइन है और ये भी कई बार एग्जाम में छप गई है, तो आपको ये याद रखना है। क्या कहलाएगा हमको बताना है, वैध परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषयपरक परीक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, वैध परीक्षण। ठीक है, वैधता जिसको हम बोलते हैं वो वैध परीक्षण होता है। ए ऑप्शन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण को बनाया जाता है साथियों, जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति अगर होती है तो वो वैध है, और जिस उद्देश्य के लिए वो परीक्षण बनाया गया और उसकी पूर्ति नहीं होती तो वो अवैध माना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समांकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी। तो जो उपलब्धि परीक्षण है साथियों, इसका हमको समांकन योजना बनाने का उद्देश्य बताना है। तो जो उद्देश्य है उसकी बात करें हम साथियों, तो जितने भी इसमें बताए गए हैं, निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने के लिए, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई को निर्धारण करना, ये सभी के सभी क्या है, इनके साथ ये उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न सीसी से संबंधित है, और मैं आपको बता दूं सीसी से संबंधित हर बार रीट भर्ती परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। ये सीसी आपका क्लियर होना चाहिए। सतत व्यापक मूल्यांकन साथियों, इसकी अगर बात करें, प्रश्न पूछा है CCE प्रणाली में आई फर्स्ट ग्रेड प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की बात करें ए फर्स्ट, ठीक है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं साथियों। तो इसमें किस वाले जो प्रतिशत बच्चे लाते हैं उसमें किस में शामिल किए गए हमको बताना है। तो जो 90% से 100% वाले हैं, 81 से 90 है, 90 से 100 है, 71 से 80 है। तो कौन से प्रतिशत वाले बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं ये हमको बताना है साथियों। 91 से 100% जो वाले बच्चे हैं साथियों, 100% 91 से 100 वाले फर्स्ट ग्रेड ए ग्रेड में शामिल किए जाते हैं, ए फर्स्ट में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया साथी, ये प्रश्न भी ऐसा प्रश्न है जो रीट भर्ती परीक्षा में 2 या 3 बार एक ही पेपर में पूछा जाता है। और प्रश्न क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों को पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो दोस्तों अगर हम उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य की बात करें तो ये होता है छात्रों का पिछड़ापन, जो समस्या आती है, कठिनाई आती है, उसको दूर करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना होता है साथियों, वो होता है निदानात्मक। और ये दोनों प्रश्न हैं जो एक ही भर्ती में कम से कम 3 या 4 प्रश्न इनसे संबंधित देखने को मिलते हैं। दोनों साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, CBSE के किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? 2010 से 11, 2009 से 10, 2009, 2008। तो किस वर्ष इसको लागू की है ये हमको बताना है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो है 2010-11 वर्ष। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो हमारा गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। जो 41 से 45 तक जो प्रश्न है सारे गद्यांश को पढ़कर हमको इस आधार पर इन पे उत्तर देने हैं। तो गद्यांश साथियों आपके सामने है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका हमको रिप्लाई करना है। तो साथियों किस तरह के हर बार ये गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इनको पढ़कर हमको इनका जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है?
गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ वे अत्यंत विनीत थे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो होगा इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें सार्वनामिक सर्वनाम की क्या है विशेषण है साथियों, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया साथियों वो है प्रत्यय से संबंधित और पूछा है इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। धैर्य, कुछ एक, खिलाफ, कोशिश। तो जिसमें प्रत्यय है वो हमको बताना है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो है धैर्य, ए ऑप्शन। और एक है कोशिश। ये दो शब्द है साथियों जो प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं। ठीक है, ए और डी दोनों ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साथियों करेक्ट माने हैं। और मैं आपको बता दूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उस आधार पर हम प्रश्नों को हम उत्तर बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और ये साथियों L1 और L2 दोनों लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है साथियों उनको मैं बता दूं हमने यहाँ पर सारे प्रीवियस पेपर को व्याख्यात्मक एनालिसिस कराने का वो किया है साथियों, एक शेड्यूल जारी किया है। तो जिस भी साथी ने वो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। सभी जो क्लास हैं लगभग वो हमने शुरू कर दी हैं। तो ये हमारा जो हिंदी से संबंधित साथियों ये हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले हमने 11 पेपरों का एनालिसिस करवा दिया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को ज्वाइन कर ले। और उनका साथियों बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तब भी हम क्लास लेकर आएँ वो आपको उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यय और संधि से संबंधित हर बार एग्जाम प्रश्न आते हैं साथियों। तो जो नहीं है वो बताना है संसार, अत्यंत, सदाचार या सामाजिक। साथियों जिसमें संधि नहीं है वो शब्द हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों सामाजिक। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक में साथियों कोई संधि नहीं है। समाज में, ठीक है, समाज जो शब्द है मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बनाया गया है। तो इसमें कोई संधि नहीं हो रही। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। अस्वाभाविक शब्द की अगर बात करें तो इसमें साथियों समास भी है। ठीक है, और उपसर्ग भी है। ए उपसर्ग को हम बना सकते हैं, ए उपसर्ग पूछा गया इसमें। और इसमें प्रत्यय भी है, एक प्रत्यय है। ठीक है साथियों ए प्लस स्वभाव प्लस एक। तो उपसर्ग और प्रत्यय, समास और उपसर्ग, ये दोनों जो ऑप्शन हैं बी वाला और सी वाला ये दोनों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हैं। तो साथियों इस तरह के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं और बार बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जो इन आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है। प्रीवियस पेपर का सारे पेपरों का आप एनालिसिस कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों जो नहीं हुआ वो हमको बताना है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो हमको बताना है। तो वो है साथियों अहिंसा की भावना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें लोगों की साथियों लाख एक विशेषण है, लाखों। विषमता की अगर बात करें तो आर्थिक इसकी विशेषता है। और प्रेरणा की बात करें तो इसमें एक क्या है साथियों विशेषण है, इसका विशेषता है। लेकिन अहिंसा की भावना में कोई विशेषण नहीं है। तो जो उत्तर होगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो भी गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश को पढ़ो और 46 से 50 तक के जो प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर इस गद्यांश को पढ़ कर देना है। तो गद्यांश साथियों आपके सामने है, ये एक छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए उनका आंसर देना है। तो साथियों जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है वो है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो लिंग से संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो नहीं है वो बताना है लिपि, पढ़ाई, समझ या संघर्ष।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो लिंग से संबंधित नहीं है, वो है संघर्ष। ये संघर्ष जो शब्द है साथियों, ये एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी लिपि है स्त्रीलिंग है, पढ़ाई है स्त्रीलिंग है, समझ है जो भी स्त्रीलिंग है। तो साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। तो जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बालक। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बालक एक ऐसा शब्द है जो कारक परसक के साथ प्रयुक्त होकर ये साथियों बहुवचन रूप में बदलता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है कि वाक्य से संबंधित है, और वाक्य से संबंधित साथियों अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हर बार हिंदी भाषा में 1-2 प्रश्न। ठीक है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है? सामान्य भूत, हेतु हेतु मद भूत, अपूर्ण भूत, आसन भूत। तो साथियों तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, इसमें हमको काल बताना है, किस प्रकार का काल है। ये काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है हेतु हेतु मद भूत। ठीक है, ये भूतकाल की बात कर रहा है कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ठीक है, तो इसमें भूतकाल हेतु हेतु मद भूतकाल है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आलसी, पानी, दिन, लिपि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है। साथियों 49वां जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो है पानी। पानी का ना तो वचन बदलेगा ना लिंग बदलेगा। ठीक है, तो पानी हमेशा वो इसी लिंग में रहेगा और इसी वचन में रहेगा, इसका कोई फेरबदल नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित इस प्रश्न पत्र की अगर बात करें, 2 या 3 प्रश्न आ गए हैं साथियों। तो इनसे संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रत्येक पेपर में मिले हैं। तो हो सकता है रीट भर्ती परीक्षा 2025 में भी आपको इन लिंगों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ, तो आपका इस पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर है साथियों वो होगा बचपन। बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी उम्मीद है, आशा है, बेकार, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द माने गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वाक्य से संबंधित पूछा गया है, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक। तो साथियों इस प्रश्न का अगर जो सही उत्तर बताएं तो इसका जो सही उत्तर है वो इच्छावाचक। इसमें इच्छा जागृत की गई है, इच्छा बताई गई है कि आपका जीवन है जो मंगलमय होते इच्छा है। ठीक है, ये साथियों अर्थ के आधार पर अगर वाक्यों की बात करें तो वहाँ पर 8 प्रकार बताए गए हैं, और वो 8 प्रकारों में से हर बार साथियों 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं ये सारे आपको आने चाहिए। एक रचना के आधार पर हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर वो हमको बताना है। अगर हम बात करें मेरा बड़ा भाई, तो साथियों ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। क्या है? उद्देश्य का विस्तार। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। उद्देश्य का जो विस्तार है वो है मेरा बड़ा भाई। और ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम आ चुका है, तो आपको ये उद्देश्य और विधेय इनको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, मैं अभी बात कर रहा था अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र और प्रश्नात्मक। तो साथियों अभी मैंने बताया था सरल, मिश्र और संयुक्त। ये तो है साथियों रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार हैं, वो अलग है साथियों। ये किसके आधार पर है? रचना के आधार पर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है साथियों, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न सही हों इसीलिए हम इन प्रीवियस पेपर को हल करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बछिया के ताऊ, बगुला भगत,
पैतरेबाज, माई का लाल। तो साथियों पाखंडी व्यक्ति की अगर बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साथियों बगुला भगत। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है, जमात में करामात का अर्थ है। जमात में रहने वाले लोग खुरापात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, एकता में शक्ति होती है। तो जमात में करामात की अगर बात करें साथियों तो इसका करेक्ट आंसर है एकता में शक्ति होती है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करेक्ट आंसर माना है यही है, और रियल में भी साथियों यही है। तो ये ऑफिशियल आंसर के थ्रू हम आपको उत्तर बता रहे हैं, तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, साथियों आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगली जो हम क्लास लेकर आए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है दोस्तों, वो है भाषा में बिंब के प्रकार हैं। साथियों बिंब के प्रकार पूछे हैं, और ये बिंब के जो प्रकार हैं 2, 1, 7, 4। यहाँ पर साथियों बिंब की अगर बात करें तो ये जो प्रश्न है ये साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पर बोनस दिया गया है, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भाषा कौशलों से संबंधित है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो हमको बताना है साथियों। वो जो इस प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न की अगर बात करें तो कौशलों से संबंधित कम से कम हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी पार्टों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी, संस्कृत, इसके अलावा साहित्य। साथियों वहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक पेपर में। और ये 2025 तक 22 तक जितने पेपर हैं सारे में पेपरों में कौशलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो हो सकता है रीट भर्ती परीक्षा 2025 में जो तुम्हारा 27 फरवरी एग्जाम है उसमें भी आपको भाषा कौशलों से संबंधित प्रश्न देखने को मिले। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो साथियों इसका जो मनोवैज्ञानिक क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहला कौशल है फर्स्ट नंबर पर, वो है सबसे सरल और सबसे अच्छा कौशल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख फर्स्ट नंबर का जो कौशल है वो होता है सुनना। और सबसे अंतिम, सबसे कठिन जो कौशल माना जाता है साथियों वो होता है लिखना, जो चौथे नंबर पर है। ये 2 प्रश्न कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं, संस्कृत भाषा में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी साथियों ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है साथियों वो होता है बोलना, और तीसरे नंबर पर होता है पढ़ना। तो साथियों ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन कौशलों से संबंधित अभिव्यक्त कौशल कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। साथियों भाषा शिक्षण की अगर बात करें तो जो सिद्धांत हैं वो सभी हैं, प्रेरणा का है, क्रिया का है, जीवन से जोड़ने का है, ये सभी के सभी भाषा शिक्षण के क्या हैं, सिद्धांत है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा दक्षता जो भाषा कौशल है उसका विकास किया जा सकता है। तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी प्रकार से। तो भाषा जो रचना है साथियों उसका प्रयोग जो विकास भी सभी प्रकार से किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण कराकर भी, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर भी, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, इन सभी के द्वारा भाषा दक्षता या भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2 या 7। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमको बताना है। यहाँ पर रचना शिक्षण पूछा है, ठीक है। अगर वाक्य पूछते रचना के आधार पर तो होता है साथियों कितने हैं, 3 हैं। लेकिन रचना शिक्षण के मुख्य रूप पूछे हैं तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो कितना होगा, 2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों हमारी जो क्लास है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जो साथी चैनल पर पहली बार आया है और उसको अच्छी लगी हो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि साथियों अब अगली जो हमारी क्लास है वो तब तक आप पर नहीं पहुंचेगी तब तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो साथियों अगली जो हम क्लास लेकर आए हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित लेकर आ रहे हैं, पेपर नंबर 9, ठीक है। इससे पहले 8 पेपर करा दिए हैं, तो वो साथियों आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर जाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।